Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो हे गाइस, वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज़ विजय हेयर और बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वीडियोस को बना रहे हैं और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दोस्तों अब हम इस पार्ट के अंदर ये पढ़ने की कोशिश करेंगे क्लास 12th के इंडिया वाली बुक का 6th चैप्टर। ये वीडियो का पहला पार्ट है और इंडिया वाली बुक का नाम का जो चैप्टर था वो पहले ये था, जिसे आप इंग्लिश में द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर बोलते थे, जैसे आप हिंदी में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का संकट। लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अब इस चैप्टर का नाम बदला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट नए ऐड हुए हैं। तो दोस्तों ये नए जो पार्ट ऐड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सीरीज़ बनाई गई है, तो उसमें ही जो नए पार्ट ऐड हुए हैं वो चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे। तो अब इस चैप्टर का नाम बदल चुका है। तो अब आपकी एनसीईआरटी की जो बुक होंगी उनमें तो इस साल जो प्रिंटेड आई होगी वो नहीं नेम बदले होंगे, लेकिन आपकी जो गाइड्स होगी, जो सैम्पल मटेरियल होगा, उन सब के अंदर अब इस चैप्टर का नाम डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस है। दैट मीन्स लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पिछले 5th चैप्टर के अंदर ये पढ़ने की कोशिश करी थी कि 1967 से लेके 1971 के जनरल इलेक्शन तक क्या बदलाव हुए थे भारत की राजनीति में। लेकिन अब हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि 1971 से लेके 1977 तक भारत की राजनीति में क्या बदलाव होंगे। तो दोस्तों बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये वीडियो का इंट्रो पार्ट है जिसमें आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से 1971 का जो दौर यानी कि जो एरा स्टार्ट होता है वो कैसा था। दैट मीन्स क्या वो अच्छा था या क्या वो बुरा था। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप देखें 1967 के बाद पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। जैसे इंदिरा गांधी जो थी एक अग्रिम नेता के रूप में उभरी। दैट मीन्स वो नेता जो देश के आने वाले समय को तय करेगा। यहाँ पे 11 स्टेट्स के अंदर वो चुनाव हार गए थे और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हुई थी। पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बिटर हो चुका था। दैट मीन्स बढ़ चुका था या ख़राब हो चुका था। क्यों? क्योंकि 1967 के बाद ही ये देखा गया कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा अलायंस वाली पावर बनने लग गई। कहने का मतलब जो कांग्रेस आज तक कभी चुनाव नहीं हारी थी वो चौथे जनरल इलेक्शन के अंदर यानी कि 1967 के इलेक्शन के बाद अब यहाँ पर वो खुद सरकार 11 राज्यों के अंदर गठबंधन बना के बैठ रही थी और सेंट्रल में सरकार बनाई थी उसने, लेकिन 11 स्टेट के अंदर वो चुनाव गठबंधन से जीती थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ रहा था और इस वजह से यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर अब आप ये देखने की कोशिश करें कि 1971 के बाद जब हमारा 5th जनरल इलेक्शन होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में किस तरीके से टेंशन क्रिएट होती है। आप ये जानेंगे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करके एग्जीक्यूटिव को बहुत ही ज़्यादा मोलेस्टेट करा, या मैं कह सकता हूँ अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करी, और साथ में कहीं ना कहीं जुडिशरी के साथ भी छेड़छाड़ करी। इसकी वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल ओपिनियंट जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए। ओपिनियंट दैट मीन्स इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में बहुत सारी पार्टियाँ हो गई थी, इसलिए ग्रेट अलायंस आपने देखा था। गैर कांग्रेसवाद जिसे आप नॉन कांग्रेसिज्म देखते हैं वो भी आपने 5th चैप्टर के अंदर पढ़ा था। कहने का मतलब ये काफ़ी कुछ ये रिलेट कर रहा है 5th चैप्टर के आगे वाली कहानी से। तो अब आप ये देखने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्या हुआ था। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कम से कम हमारे भारत के अंदर 8 मिलियन रेफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से हमारे भारत के अंदर आ गए थे। क्यों? क्योंकि भाई हमने 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 के टाइम पीरियड पर 13 दिन तक हमने युद्ध लड़ा था और यहाँ पे हमने ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर्स को सीज करा था जो बे ऑफ बंगाल से है और पाशा इनक्लेव से है। यहाँ से हमने इसे सीज करा था और यहाँ से हमने पूरी तरीके से
जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको कहीं ना कहीं हमने कंट्रोल किया और यहाँ पे हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। रिज़ल्ट यही हुआ कि वहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी थी उसे सरेंडर करना पड़ा और 90,000 सैनिक भारत के अंडर में आ गए थे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइज इसलिए हुआ हमारे पास क्योंकि एक तो जब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो हमने आज़ाद कराया पाकिस्तान से, तो भारत की बाउंड्रीज पर बहुत सारे शरणार्थी भारत में आके बस गए थे। जैसे आप देख सकते हैं 8 मिलियंस पीपल, 80 लाख लोगों को हमने वहाँ पे भारत के अंदर बसाया। और कहने का मतलब ये था कि उनको खाना खिलाना, उनको रखना, और ये सारी चीज़ें हमने उस टाइम पीरियड पे करी थी, जो सही मायने में बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात थी। तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गई। और आपको पता है कि हमारी कंट्री एक अतिथि देवो भव मानती है। हम किसी भी मेहमान को भूखा या सुला नहीं सकते हैं, या उसे बिना घर में रखे या उसको किसी न किसी शेल्टर को देने पे लिए हमें मजबूर होना पड़ जाता है। तो इसीलिए हमारे भारत देश की यही खासियत है, जो हमने कहीं ना कहीं किसके साथ करा, बांग्लादेश के निवासियों के साथ करा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जब हमने पाकिस्तान के लोगों को हराया तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएसए भी हमसे खफा हो गया था। और यूएसए जो हमें कभी आर्थिक सहायता देता था, उसने 1970 वॉर के बाद इंडिया को इकोनॉमिक जो फाइनेंस वो देता था ना, मदद फाइनेंशियल पैसे के बेस पे वो देना बंद कर दिया। यानी कि 1971 के बाद हमारे भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं हमारी यूएसए से जो थी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी। यूएसए से हमारी ज़्यादा बनती नहीं थी 1971 के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान को हराया था। और पाकिस्तान के रिलेशन कहीं ना कहीं अमेरिका से अच्छे थे, तो इसीलिए उन लोगों ने हमारा फाइनेंशियल जो वो हमें मदद करते थे वो उन्हें देना बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे साथ साथ देखने की कोशिश करें कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइस जो था वो भी बढ़ गया था। तो देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। ऑयल प्राइसेस की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ग्रोथ बहुत कम हो गया था। इवन 1973 से लेके 1972 के बीच में इस टाइम पे मॉनसून लेट आ गया। मॉनसून लेट आया तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो था वो लेट हो गया, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा तरीके से गिरने लग गई। एक किसान जो क्या कहते हैं मजबूर हो गया मॉनसून फेल होने की वजह से, तो देश के इकोनॉमिक पे वैसे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और उसके साथ साथ यहाँ पे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी रोक लिया था। तो इतनी सारी चीज़ें 1971 के बाद हुई थी, और 1967 के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ज़िम्मेदार था। तो यहाँ पे जब आने वाला समय आएगा तो कहीं ना कहीं देश के अंदर युवा जो है बेरोज़गार होगा, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा जो सरकार को कहीं ना कहीं गलत काम करने पे मजबूर कर देगी। तो इसकी वजह से पूरे के पूरे भारत के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चलने लग गए। जैसे कि सरकार की नीतियों के खिलाफ सरकार अगर कोई गलत फैसला लेती है तो वहाँ पे आम जनता उसके खिलाफ आंदोलन करती है, क्योंकि यहाँ पर 1971 के अंदर चीज़ें महंगी होने लग गई थी। तो यहाँ पे जनता ने प्रोटेस्ट करने लग गए। बहुत सी अपोजिशन पार्टियाँ थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी सरकार के खिलाफ। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले थे सरकार के खिलाफ, और उसके साथ साथ मार्क्सिस्ट लोगों ने, जो नक्सलवादी लोग थे, जो माओवादी लोग थे, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ बहुत सारे मोर्चे निकाले। तो यानी कि 1971 में जहां एक तरफ सरकार पूरी मेजॉरिटी से आई, 1971 का इलेक्शन उन्होंने इतना अच्छा जीता, और इंदिरा गांधी जी जो इस समय पे सत्ता में पूरी कंट्रोल में आई थी, लेकिन उन्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इंदिरा गांधी ने कभी भी सोचा ही नहीं था अपने फ्यूचर में। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे रीज़न थे। उसे जितना भी अलग आपने पढ़ा है उसे मैं रिलेट करने की कोशिश करूँगा, जिसमें से एक एग्जाम्पल है हमारा गुजरात मूवमेंट का। इसकी कहानी गुजरात मूवमेंट से स्टार्ट होती है, और आपको पता है इसको नव निर्माण आंदोलन भी बोला जाता है। जैसे आप हिंदी में नव निर्माण आंदोलन और इंग्लिश में नव निर्माण मूवमेंट भी बोलते हैं। गुजरात मूवमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि गुजरात के अंदर 20 दिसंबर से लेकर 16 मार्च के बीच में एलडी इंजीनियरिंग के छात्रों ने गुजरात के अंदर एक प्रोटेस्ट करा।
प्रोटेस्ट किस चीज़ का करा? क्योंकि आपको पता है कि 1972 के अंदर मानसून लेट हुआ था, तो किसानों की प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी थी, और इसकी वजह से गुजरात के अंदर जो एलडी इंजीनियरिंग के छात्र थे, जो कैंपस के अंदर रहते थे या हॉस्टल के अंदर रहते थे, उनको अपना एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ गया। क्यों? क्योंकि राइजिंग प्राइस इतना हो गया था, खाने के दाम इतने महंगे हो गए थे। इसी वजह से स्टूडेंट्स ने गुजरात के अंदर एक मूवमेंट करा, जैसे आप नव निर्माण मूवमेंट से जानते हैं। और दोस्तों, उन्होंने ये चीज़ इसलिए करी क्योंकि एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था और करप्शन हुआ था पब्लिक लाइफ के अंदर। करप्शन कहने का मतलब ये था कि जो सामान 30 रुपये का मिलता था वो 100 रुपये का हो गया, जो सामान 100 रुपये का मिलता था वो सामान 130 रुपये का हो गया। इसीलिए लोगों ने क्या मेथड निकाला कि भाई वो प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे, गलियों में प्रोटेस्ट करेंगे, वो हंगर स्ट्राइक करेंगे, वो चीज़ें बंद कर देंगे। कहने का मतलब ये था, जिस तरीके से हमने अंग्रेज़ों को निकालने के लिए प्रोटेस्ट निकाला था, ऐसे ही आज सरकार को हटाने पे मजबूर करने के लिए वहाँ की जनता ने, वहाँ के आम स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट करा, और जिस प्रोटेस्ट को नव निर्माण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी की लाइफ में वैसे भी बहुत सारे उठापटक चल रहे थे, बहुत सारी गलत सिचुएशंस इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रही थी, लेकिन उनमें से नव निर्माण आंदोलन एक जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ पर नव निर्माण मूवमेंट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब देश पूरी तरीके से 26 जनवरी मना रहा था, हमने 1971 के अंदर 26 जनवरी मनाई थी, उस दिन पूरा का पूरा गुजरात उस समय सील्ड हो रखा था। वहाँ पर मार्शल लॉ लगाया जा चुका था, जिसकी वजह से हुआ क्या? जिसकी वजह से हुआ ये कि 100 से ज़्यादा छात्र मारे गए। इवन और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन डेटा इतना ही बताता है 1000 से 3000 लोग इंजरी हुई और कम से कम 8000 से भी ज़्यादा लोग जेल में डाले गए। इस तरीके से उस डे को ब्लैक डे कहा गया गुजरात के लिए। और यहाँ पर गुजरात की जनता सिर्फ यही चाहती थी कि वहाँ की सरकार जो है पूरी तरीके से चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ पे रिज़ाइन करे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा दंगे हो रहे हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स को चीज़ें महंगी मिल रही है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि वहाँ पे जो सरकार थी चीमन भाई पटेल की, वो सरकार जो है बर्खास्त हो। और इस आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस ओ जो थी उन्होंने बहुत साथ दिया, और मोरारजी देसाई जी वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे सबसे इम्पॉर्टेंट लीडरों में से एक थे, क्योंकि आपको पता था कि मोरारजी देसाई ने 1968 के अंदर इस्तीफ़ा दे दिया था कांग्रेस से। इस तरीके से मोरारजी देसाई जो थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट करने लग गए विपक्षी लोगों का। इसलिए ऑपोजिशन पार्टी ने यहाँ पे स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन का या स्टूडेंट के जो मैं कह सकता हूँ आंदोलन था उसको सपोर्ट करा। इसलिए कांग्रेस ओ जो थी दोस्तों, आपको पता है कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर चल रही थी। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। अब कांग्रेस ओ जो थी वो मर्ज हो चुकी थी अखिल भारतीय जनसंघ के साथ। इसीलिए यहाँ पर ये अखिल भारतीय जनसंघ जो थी उस टाइम पीरियड पर गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही थी और मांग कर रही थी कि जनता जो चाह रही है वहाँ की सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के लिए ही चुन के आई है। इस तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे क्या कहते हैं, वहाँ पर ये बोला गया है कि सरकार को वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाहिए और वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसलिए विपक्षी दलों ने इसको और चिंगारी देते हुए ये कहने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर अब दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि वहाँ की सरकार जनता के प्रति वफादार नहीं रही है। इसीलिए उस टाइम पीरियड पर मोरारजी देसाई जी ने अपने आप को आमरण अनशन, जैसे आप अनिश्चितकाल उपवास बोलते हैं, उस पर इन्होंने अनशन पे घोषणा कर दी कि जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे या वहाँ की सरकार जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देगी तो मैं ये फास्ट नहीं तोड़ूंगा। इस तरीके से होता क्या कि 1974 के अंदर ये जो कैंपेन था या मूवमेंट था वो ख़त्म होता है और 1975 उसी टाइम के बाद वहाँ की सरकार इस्तीफ़ा देती है। सरकार को जनता के सामने झुकना पड़ जाता है और यहाँ पर जनता जीतती है, स्टूडेंट जीतती है और 1975 के अंदर वहाँ पे लेजिस्लेटिव के दोबारा चुनाव होते हैं और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी चीमन भाई पटेल की सरकार हार जाती है। वहाँ पर नई सरकार चुन के आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखने की ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जनता
अगर किसी भी चीज़ को ठान ले तो सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। जैसा आज किसान मूवमेंट बिल को लेके हो रहा है, किसान मूवमेंट बिल जो है सरकार ने जो भी पास करा है वो किस तरीके से पास करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसान मूवमेंट जो है एट प्रेजेंट टाइम हरियाणा और पंजाब के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कगार पे है ये, और वो दिल्ली की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के लिए पहली विफलताओं में से एक गुजरात मूवमेंट भी था। और ऐसा बहुत कुछ आएगा इस चैप्टर के अंदर, बहुत कुछ मसाला आपको जानने को मिलेगा। ये वीडियो का पहला पार्ट था, जल्द ही हम वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो। और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि अगर आपने फिफ्थ चैप्टर देखा है तो आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।